हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है पीएफआई के 40 ठिकानों पर एनआईए के छापे। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो पीएफआई है, पीएफआई इसका फुल फॉर्म क्या है। पीएफआई का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये एक चरमपंथी संगठन है और अक्सर अपनी भड़काऊ टिप्पणी या फिर गतिविधियों के लिए, हिंसा को लेकर सुर्खियों में बने रहने के लिए ये जाना जाता है। और इस संगठन पर भारत विरोधी गतिविधियों के कई आरोप भी लग चुके हैं और हमेशा लगते भी रहे हैं। इसीलिए ये हमेशा संदिग्ध के घेरे में रहता है। हालांकि अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। केरल की 2 और कर्नाटक की एक संस्था को मिलाकर इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को की गई थी। अब एनआईए ने इस पर छापेमारी की है, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। तो अब बड़ी कार्रवाई इस पर मानी जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से जुड़े एक मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने रविवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह कार्रवाई की है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि छापेमारी अभियान के दौरान 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। छापेमारी में 8.31 लाख रुपए से अधिक नकदी, डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, 2 खंजर और एक अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। यह मामला शुरू से 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद थाने में दर्ज किया गया था। राज्य पुलिस द्वारा जांच के दौरान 4 आरोपितों अब्दुल कादर, शेख सहदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोमीन को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सर्वे का विरोध नहीं, जांच में सहयोग करेंगे मदरसे। दारुल उलूम ने ये स्पष्ट किया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया है कि जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाए, वो किस जमीन पर हैं जांच की जाए, उनकी गतिविधियां क्या है, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और क्या क्या वहां पर सुविधाएं दी जा रही है, दस्तावेज, सबकी जांच के आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए हैं। हालांकि शुरुआत में इसको गैर मजहबी ढंग से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में अब जब इसमें दारुल उलूम सामने आकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग किया जाएगा। अगर सरकारी जमीन पर मदरसे बने होंगे तो उसे हटाया जाएगा, यानी कि गिराया जाएगा, या फिर कोई भी अन्य गतिविधि जो देश विरोधी हो या राज्य विरोधी हो उसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उस पर भी कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है इस कार्रवाई में। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कश्मीर में सिनेमा हॉल की वापसी। 5 अगस्त 2019 से पहले 3 दशक तक आतंकवाद का दर्द सह चुका कश्मीर इससे उबर चुका है। अब यह हर खुशी पर जश्न मनाता है, मनोरंजन करता है। आतंक के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपिया में रविवार को सिनेमा हॉल का खुलना भी नए कश्मीर का नया अध्याय है। दशकों बाद बड़े पर्दे पर जब रंगीन चलचित्र उभरे तो सिनेमा हॉल में बैठक प्रत्येक दर्शक का चेहरा खिल उठा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोनों मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल के उद्घाटन समारोह में इस पल को कश्मीर के लिए ऐतिहासिक बताया। ये सिनेमा हॉल बहुउद्देशीय हैं। इसमें फिल्में तो दिखाई ही जाएंगी, साथ ही युवाओं के मनोरंजन और कौशल विकास की सुविधाएं भी होंगी। जम्मू कश्मीर सरकार ऐसे ही सिनेमा हॉल प्रत्येक जिले में खोलेगा। वहीं श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स भी इसी मंगलवार को खुलने जा रहा है। इसमें 520 सीटों की क्षमता वाले 3 सिनेमा घर होंगे। जम्मू कश्मीर की संस्कृति विरासत को सजोए यह अपनी तरह का पहला मल्टीप्लेक्स होगा। नेक्स्ट न्यूज है, न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाने वालों का होना चाहिए विरोध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पारदर्शी प्रक्रिया से गुजर कर न्याय करने वाले न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाने वालों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। आज कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह किसी भी पद या हैसियत का हो।
वह दौर समाप्त हो गया जब पर्दे के पीछे से फैसले होते थे। उपराष्ट्रपति रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में ये चीजें बोल रहे थे और उन्होंने इसके लिए भी सराहना करी कि अब जो मध्य प्रदेश है वो कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और इसमें राजभाषा के तौर पर हिंदी को भी अपना लिया है। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं विधानसभा में, विधान परिषद में या फिर जो जितने भी न्यायालय हैं उन सब में हिंदी में कार्रवाई हो रही है। तो इस सब चीज़ों को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश को काफ़ी बधाई दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सैलानियों को लुभाने के लिए ब्रिटेन समेत 20 देशों में खुलेंगे पर्यटन दफ्तर। कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन क्षेत्र को यथास्थिति बहाल करने के लिए अब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है वो कमर कस चुका है और इन्होंने जो 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें प्रत्येक राज्य के पर्यटन मंत्री ने हिस्सा लिया था और इसमें जो हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी और 20 देशों में अब पर्यटन दफ्तर खोले जाएंगे, इसका भी निर्णय लिया गया उनके द्वारा। और ये जो दफ्तर होंगे वो वहाँ के जो मुख्यालय होते हैं, राजदूतों, भारतीय दूतावास जो होते हैं उसमें ये मुख्यालय खोले जाएंगे ताकि उनकी देखरेख में संपूर्ण पारदर्शिता से इसमें कार्य हो सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की 3 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को दैनिक जागरण से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में दुनिया के ऐसे देशों पर फोकस किया जाएगा जहां से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सभी दूतावासों को अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देखो भारत मुहिम के तहत प्रवासी भारतीयों को संबंधित देशों से ज़्यादा लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करने और लाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र का यह जोर इसलिए है क्योंकि देश में पर्यटन से होने वाली आय में विदेशी पर्यटकों का बड़ा योगदान होता है। वर्ष 2019 में भारत ने विदेशी पर्यटकों से 2.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की कमाई की थी। नेक्स्ट न्यूज है कि फडणवीस बोले महाराष्ट्र में नीति आयोग जैसे संस्था बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि राज्य के समुचित विकास के लिए, डाटा विश्लेषण के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के लिए करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि राज्य का नीति आयोग एक गठित किया जाएगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी नीति आयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वर उठाए गए थे और उन्होंने भी बोला था कि उत्तर प्रदेश शासन ये निर्णय ले रहा है कि उत्तर प्रदेश में नीति आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह प्रस्ताव दिया है कि समग्र डाटा विश्लेषण और गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्था स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। हम इस नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन नीति के लिए परिवहन, गैर पारंपरिक ऊर्जा, स्वस्थ देखभाल आदि शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अयोध्या में रामेश्वरम के बीच बनेगा पर्यटन सेतु। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC ने रामनगरी से रामेश्वरम के बीच नया टूर प्लान तैयार किया है जिसके अंतर्गत साप्ताहिक पर्यटन यात्रा कराई जाएगी। पर्यटन सेतु का कार्य अयोध्या कैंट से रामेश्वरम को जाने वाली श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस करेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को अयोध्या कैंट से रामेश्वरम के लिए संचालित होगी। रेलवे ने रामनगरी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। कुछ विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण कर दीपोत्सव से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाएगी। योजना के तहत ट्रेन की वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में कुछ सीटें IRCTC पर्यटकों के लिए आरक्षित कराएगा जिसे टूर पैकेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पर्यटन की यह साप्ताहिक सुविधा स्थायी होगी। यह योजना छोटे परिवारों के लिए बेहतर फैमिली टूर प्लान के उद्देश्य से तैयार की गई है। टूर पैकेज का मूल्य तय किया जाना शेष है। स्कीम के अंतर्गत 4 से 5 दिनों तक रामेश्वरम में पर्यटकों के विश्राम एवं दर्शनीय स्थलों के भ्रमण एवं खान पान की व्यवस्था IRCTC करेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर को पैसे लौटाने का आदेश। समय पर फ्लैट नहीं देने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अंसल क्राउन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट कंपनी को फ्लैट की जमा कराई गई पूरी कीमत खरीदार को 9% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने वायदे के मुताबिक फ्लैट बनाकर समय पर नहीं सौंपने को सेवा में कमी मानते हुए कहा कि खरीदारों को फ्लैट के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने और आर्थिक रूप से नुकसान झेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर खरीदारों ने बैंक या वित्तीय संस्था से फ्लैट के लिए कर्ज लिया था तो बिल्डर के लौटाए पैसे से पहले बैंक का कर्ज अदा करना होगा और उसके बाद बचा पैसा ही खरीदार अपने पास रख सकता है। इसके लिए खरीदार बिल्डर को 4 सप्ताह के भीतर बैंक या वित्तीय संस्था से कर्ज लेने के जरूरी दस्तावेज जमा कराएगा। यह आदेश आयोग के सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और इंदरजीत सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 80 में अंसल क्राउन हाइट्स के में फ्लैट्स बुक कराने वाले 2 खरीदार कमलेश मित्तल और मुकेश कुमार तायल की शिकायतों का निपटारा करते हुए दिया। आयोग ने बिल्डर को दोनों खरीदारों को 25-25 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया है। कमलेश मित्तल ने फ्लैट के लिए बिल्डर को 63,77,120 रुपए और मुकेश कुमार तायल ने 64,46,315 रुपए का भुगतान किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने के अंत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। अब ये बैठक देखिए किस लिए हो रही है, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को जो लोन है उनमें और सुविधाएं दी जाएं, उनके लिए और योजनाओं का शुभारंभ किया जाए, ताकि जो उद्योग करना चाहते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें उन्हें सहूलियत हो। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रत्येक बैंक की एक शाखा से अनुसूचित जाति व जनजाति और महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की बैंक ऋण की सुविधा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 22 जुलाई 2022 तक महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को कुल 1,44,223 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 19.61 लाख करोड़ रुपए की राशि के 35.88 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रत्यक्ष कर के कुल संग्रह में 30% की बढ़ोतरी। अब सबसे पहले आप जान लीजिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वे कर होते हैं जो उन प्राधिकरण को भुगतान किए जाते हैं जो इसे किसी माध्यम से नहीं सीधे उस पर टैक्स लगाते हैं। इन करों को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इनका सीधे भुगतान भी किया जाता है, जैसे कि आयकर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, उपहार कर, इन सब में शामिल होते हैं। तो जीएसटी के साथ प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक प्रत्यक्ष कर के कुल संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30% का इजाफा रहा। वहीं इस अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 23% की बढ़ोतरी हुई। चालू वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष कर यानी कि कर जीएसटी के संग्रह में हर महीने 25 से 35% की बढ़ोतरी हो रही है। इस साल अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक प्रत्यक्ष कर का कुल संग्रह 8,36,225 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कुल संग्रह 6,42,287 करोड़ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और शांति स्थापना पर रहेगा भारत का फोकस। 20 सितंबर से शुरू होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आतंकवाद, शांति स्थापना, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और कोविड टीकों का समान वितरण भारत के लिए फोकस होंगे। महासभा सत्र में भारत की ओर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय 77वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। महासभा में बहस की शुरुआत 20 सितंबर से होगी, जिससे विश्व नेता
अपने अपने राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन 24 सितंबर को होगा। इस दौरान वह संयुक्त राष्ट्र की बैठक से इतर 50 से अधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधिकारिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। जयशंकर 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन से 37 लाख टन खाद्यान्न निर्यात। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच हुए समझौते के तहत अभी तक 37 लाख टन खाद्यान्न यूक्रेन से विभिन्न देशों में पहुंच चुका है। यह खाद्यान्न 165 मालवाही जहाजों के जरिए काला सागर के रास्ते भेजा गया है। रविवार को यूक्रेन के बंदरगाहों से 10 जहाजों में कुल 1,69,300 टन अनाज रवाना किया गया। इनमें से 8,000 ओडेसा प्रांत से में स्थित बंदरगाह से रवाना हुए हैं। ओडेसा 24 फरवरी को रूस की सेना द्वारा हमला किए जाने के बाद यूक्रेन ने खाद्यान्न का निर्यात रोक दिया था और वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूस से खाद्यान्न का निर्यात रुक गया था। इसके चलते विश्व में खाद्यान्न संकट का खतरा भी पैदा हो गया था। चलिए, तो ये आज का यानी 19 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।